So hi students, I'm Dr. Garima, your pathology faculty, and today we have gathered basically to discuss two questions, right? Number one will be that how can we utilize this second year of time to strengthen our basics? And second, that how can we study Robbins effectively, right? So I will start a PowerPoint presentation, and in the end, I would be happy to take any questions, right? So I would just share my screen with all. So everybody can see the slides. Yes, Doctor. Okay, so yeah. So students, we have three subjects, right? Pathology, microbiology, and pharmacology. All three subjects are very important. These three subjects form the core of medicine. These three subjects form the core of most of the clinical subjects, right? But what happens is all these three subjects are pretty vast, right? And it becomes difficult to cover all three subjects. And then when you have to attend your hospital postings, it becomes all the more tedious task, right? But let me tell you one thing, that if you can cover these three subjects in this 1 year, right, definitely you would be able to cover your medicine up to 70 to 80% medicine you can cover in your second year itself, right? I will just give you few examples, right? So first, I would just say that correlate everything with the patient, right? Whenever you are reading the clinical features of a particular disease, ठीक है, जैसे आपने रॉबिन्स खोला तो रॉबिन्स में आपने सपोज पढ़ा मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, ठीक है, उसमें कॉलम होगा क्लिनिकल फीचर्स का. सो व्हाट यू नीड टू डू इज यू शुड इमेजिन द पेशेंट कि ठीक है ये क्लिनिकल फीचर्स है, इसकी माइक्रोस्कोपी है, ग्रॉस एग्जामिनेशन है, ठीक है, रेस्ट ऑफ द पार्ट इज फाइन, बट उसका क्लिनिकल प्रेजेंटेशन क्या होगा. देन ट्राई टू कोरिलेट द क्लिनिकल प्रेजेंटेशन विद द पैथोजेनेसिस, ठीक है. इसका क्या मतलब है, सपोज आई एम सेइंग कि ये जो पर्टिकुलर रिसेप्टर्स हैं कोविड के, वो आपके लंग के ACE2 रिसेप्टर्स को अटैक करते हैं, ठीक है. तो डेफिनेटली आपके लंग के जब अटैक होगा तो लंग के फीचर्स दिखेंगे, राइट. तो उसमें क्या क्या दिखेगा, आपकी लंग की इन्वॉल्वमेंट होगी तो क्या फीचर्स दिखेंगे, ठीक है. अगर आपकी नेजोफेरेंजियल एपिथेलियम का इन्वॉल्वमेंट होगा तो क्या फीचर्स दिखेंगे. सो व्हेन यू कोरिलेट एवरीथिंग विद द पेशेंट, देन ओनली यू कैन यूटिलाइज दी सब्जेक्ट्स प्रॉपर्ली, ठीक है. अब जैसे ये रॉबिन्स है, ठीक है, रॉबिन्स का एक पेज है तो जिसमें इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस वी आर डिस्कसिंग. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, बिफोर गोइंग टू एनीथिंग एल्स, बिफोर गोइंग टू मोर्फोलॉजी, आई होप यू कैन सी कि दो कॉलम है मोर्फोलॉजी के और क्लिनिकल फीचर्स के. तो बिफोर गेटिंग इनटू द मोर्फोलॉजी ऑफ एनी डिजीज, ट्राई टू इंटरप्रेट द क्लिनिकल फीचर्स, ठीक है. अब मैंने पढ़ा कि EBV इन्फेक्शन होता है एंड द पेशेंट टिपिकली प्रेजेंट्स विद द ट्रायड ऑफ फीवर, सोर थ्रोट, लिम्फेडिनाइटिस. तो मैं इमेजिन करूंगी कि मेरे पास पेशेंट अगर आता है फीवर के साथ, सोर थ्रोट या फेरेंजाइटिस के प्रेजेंटेशन के साथ, साथ में लिम्फेडिनोपैथी, ठीक है. और क्या दिख सकता है इन पेशेंट्स के अंदर, फेटीग, मैलेज दिखेगा, ठीक है. देन स्प्लीनोमेगाली, रैश कैन बी देयर. तो ये सब क्लिनिकल फीचर्स है, आपको दिख रहा है, एंड अ फेब्राइल रैश व्हिच रिजेंबल्स रूबेला. तो मुझे ये टिपिकल प्रेजेंटेशन अपने माइंड में बिठा लेनी है, दैट दिस विल बी द क्लिनिकल प्रेजेंटेशन. अ पेशेंट विल टिपिकली कम विद फीवर, फेरेंजाइटिस एंड लिम्फेडिनोपैथी, उसके साथ में रैश हो सकता है, ठीक है. अब नेक्स्ट लाइन इसके अंदर क्या है, द डायग्नोसिस डिपेंड्स ऑन द फाइंडिंग्स. फाइंडिंग्स क्या है, लिम्फोसाइटोसिस. तो अब मुझे अगर मैं मेडिकल ऑफिसर हूँ तो मुझे क्या करना है, मुझे सबसे पहले पेरिफेरल ब्लड फिल्म फाइंडिंग्स देखनी है, उसका CBC कराना है. तो CBC में मुझे क्या दिखेगा, DLC, डिफरेंशियल लिम्फोसाइट काउंट में क्या दिखेगा कि लिम्फोसाइट का काउंट बहुत ज्यादा बड़ा होगा, मोर देन 50% जो टोटल हमारे ल्यूकोसाइट्स होंगे वो लिम्फोसाइट्स ही होंगे, ठीक है. और उस लिम्फोसाइट्स में भी कुछ हमें दिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक एटिपिकल लिम्फोसाइट्स. अब आई विल कम टू माय मोर्फोलॉजी, तब मैं देखूंगी ये एटिपिकल लिम्फोसाइट्स होते क्या है. तो एज यू कैन सी इन द इमेज, ये बहुत बड़े होते हैं, दे हैव अबेंडेंट साइटोप्लाज्म. उस साइटोप्लाज्म में अगर आप फीचर देखोगे तो इंडेंटेशन बन रही है, कैन यू सी, यहाँ पे इंडेंटेशन बन रही है विद द सराउंडिंग RBC, दे आर एबल टू मेक इंडेंटेशंस इन द साइटोप्लाज्म. ये एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है इन एटिपिकल लिम्फोसाइट्स का. साथ में आपको दिख रहा है बहुत सारा साइटोप्लाज्म है जिसमें ब्लेबिंग दिख रही है, ठीक है. ये सारे फीचर्स होते हैं which helps me to identify what is an atypical lymphocyte. This is called as Downey cell which is predominantly CD8+. नेक्स्ट आता है हेट्रोफाइल एंटीबॉडी रिएक्शन, ठीक है. तो सबसे पहले मैंने क्या पढ़ लिया कि ठीक है मेरे पास एक पेशेंट आएगा जिसको फीवर होगा, सोर थ्रोट होगा, लिम्फेडिनोपैथी होगी. मैंने एक पेशेंट इमेजिन कर लिया, एक यंग पेशेंट आया, ठीक है, जिसको क्या है, फीवर है. उसने बोला कि डॉक्टर मुझे फीवर है, मेरे सोर थ्रोट है, गले में दर्द है और मेरी पूरी बॉडी में छोटी छोटी गिल्टियां बनी हुई है, दैट इज योर लिम्फेडिनोपैथी, और रैश भी है, ठीक है. अब ये टिपिकल प्रेजेंटेशन से
आपने सोचा कि ठीक है मुझे सीबीसी कराना चाहिए, सीबीसी तो कराओगे एक पेशेंट में फीवर के साथ आया, तो क्या होगा टीएलसी को, व्हाट इज टीएलसी, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, तो ये बड़ा होगा, राइट, टीएलसी विल बी इंक्रीज। फिर मैं देखूंगी डीएलसी, डिफरेंशियल, मतलब न्यूट्रोफिल कितने हैं, लिम्फोसाइट कितने हैं, मोनोसाइट कितने हैं, बेसो कितने हैं, ठीक है। अब मैं देखूंगी लिम्फोसाइट बड़े होंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, लिम्फोसाइट है, मैंने सोच लिया बड़े हुए हैं तो कोई वायरल इन्फेक्शन हो सकता है डेफिनेटली। अब मैंने बोला ठीक है एक पीबीएफ बना के आओ, ठीक है, मैं बोलूंगी किसी लैब में जाओ पेरिफेरल ब्लड फिल्म करा के आओ, मेरे पास पेरिफेरल ब्लड फिल्म की रिपोर्ट आएगी और मैं देखूंगी ओके इसमें एटिपिकल लिम्फोसाइट्स है, ठीक है, पैथोलॉजिस्ट ने मेंशन कर दिया एटिपिकल लिम्फोसाइट्स है। अब एटिपिकल लिम्फोसाइट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या फीचर्स होंगे, दीज आर लार्ज सेल्स विद अबेंडेंट साइटोप्लाज्म, द इंडेंटेशंस आर फॉर्म्ड इन द साइटोप्लाज्म, द क्रोमैटिन ऑफ दीज रिएक्टिव लिम्फोसाइट्स इज फाइनर कंपेयर टू द कोर्स क्रोमैटिन ऑफ मेच्योर लिम्फोसाइट्स। मेच्योर लिम्फोसाइट्स कैसे दिखते हैं, छोटे छोटे से होते हैं, एंड दे वेरी स्कैंट थिन रिम ऑफ साइटोप्लाज्म, है ना, ये होता है ना लिम्फोसाइट, छोटे से होते हैं। अब यहाँ पे क्या, ये तो बड़े से हैं, सो दे आर लार्जर कंपेयर टू द मेच्योर लिम्फोसाइट। सेकेंड, मेच्योर लिम्फोसाइट्स में बहुत स्कैंट थिन रिम ऑफ साइटोप्लाज्म होता है, इसमें तो एबेंडेंट साइटोप्लाज्म है जो बेसोफिलिक है और इंडेंटेशन भी बन रही है। तो मैंने देखा कि ओके मुझे पैथोलॉजिस्ट ने लिख के दिया है कि एटिपिकल लिम्फोसाइटोसिस हो रखा है, मतलब मोर देन 10% जो लिम्फोसाइट्स है वो एबनॉर्मल है, एटिपिकल है, दीज आर कॉल्ड एज डाउनी सेल्स। तो मेरे पास एक पेशेंट आ गया जिसको फीवर है, लिम्फेडिनोपैथी है, रैश है, गले में दर्द है, उसका मैंने लिम्फोसाइट देखा तो बड़ा हुआ है, उसमें पैथोलॉजिस्ट बोल रहा है एटिपिकल लिम्फोसाइटोसिस है। तो ठीक है मैं और टेस्ट करा सकता हूँ, मैं हेट्रोफाइल एंटीबॉडी रिएक्शन टेस्ट कराती हूँ, उसमें पॉल बनल टेस्ट पॉजिटिव आता है, ठीक है, तो मैंने अपना डायग्नोसिस बना लिया इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस। ठीक है, अब आपने फार्माकोलॉजी पढ़ी, फार्माकोलॉजी में आपने इसका ट्रीटमेंट पार्ट भी पढ़ लिया। when you finally enter into final year you will be surprised to see कि आपने इतना मेजर पार्ट ऑफ मेडिसिन कवर कर लिया होगा, so that you can now devote your time for other subjects। जैसे जैसे आपका अदर सब्जेक्ट्स में क्या है, आपके पास एनेस्थीसिया है, स्किन है, रेडियोलॉजी है, इनको भी तो टाइम देना है ना। अगर आपके बेसिक सब्जेक्ट्स ऑलरेडी कवर्ड होंगे यू वुड बी सरप्राइज टू सी दैट यू वुड बी एबल टू गिव सो मच टाइम फॉर ऑल द 9 सब्जेक्ट्स इन फाइनल ईयर, राइट, कवरिंग 9 सब्जेक्ट्स इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर इन फाइनल ईयर इज प्रीटी डिफिकल्ट। लेकिन अगर आपके बेसिक स्ट्रांग होते हैं ना, व्हाई डू आई से दैट फोकस ऑन बेसिक्स, पहला नंबर तो आपकी जो हॉस्पिटल पोस्टिंग होती है वो इंटरेस्टिंग हो जाती है, यू वुड बी एबल टू इम्प्रेस योर प्रोफेसर्स विद ऑल द बेसिक गुड नॉलेज, ठीक है। तो अब मैं नेक्स्ट स्लाइड करती हूँ, आस्क व्हाई फॉर एवरीथिंग, ठीक है, अगर मेरे पास पेशेंट आया है तो उसको क्यों सोर थ्रोट है, उसके लिम्फ नोड्स क्यों बड़े हुए हैं, उसमें लिम्फोसाइट्स क्यों इंक्रीज्ड है, ठीक है, आस्क व्हाई फॉर एवरीथिंग। यू आर इन सेकेंड ईयर, राइट, यू स्टिल हैव टाइम टू अपीयर फॉर फाइनल ईयर, यूटिलाइज दिस सेकेंड ईयर टू स्ट्रेंथन योर बेसिक्स, आस्क व्हाई, ठीक है, ऐसा क्यों है, ठीक है। नेक्स्ट, मेक नोट मेकिंग अ हैबिट, व्हाई डू आई से कि नोट मेकिंग सेकेंड ईयर में सबसे इंपॉर्टेंट है, राइट, आई विल जस्ट गिव यू एन एग्जांपल। सपोज आप मलेरिया पढ़ रहे हो, उसमें आपने माइक्रो का पार्ट, आपने नोट्स बनाना स्टार्ट किया, आपने एक बड़ा सा मोटा सा रजिस्टर लेना है, ठीक है, उसको आपको फाइनल ईयर तक सेव करके रखना है। तो आपने सबसे पहले सपोज मलेरिया पढ़ा, यू एंटर इनटू माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है, आप उसमें पढ़ते हो कि क्या क्या उसकी मोफोलॉजी है, कौन से जीनस से बिलोंग करता है, ये सब आपने नोट डाउन कर लिया। पैथोलॉजी में आपने उसकी पैथोजेनेसिस पढ़ ली, ठीक है, पीबीएफ फाइंडिंग्स पढ़ ली, चारों स्पीशीज को कैसे डिफरेंशिएट करता है ये पढ़ लिया, फार्मा में आपने उसका ट्रीटमेंट लिख लिया। कैन यू इमेजिन व्हाट रेस्ट इज लेफ्ट फॉर यू टू नो, देयर इज हार्डली एनीथिंग जो अभी आपको बचा है, ठीक है। अब आप क्या करो, हॉस्पिटल जाओ, हॉस्पिटल में एक मलेरिया का पेशेंट देखो, ठीक है, वहां पे जो भी पीजी है कोई भी है उनसे पूछो कि क्या क्या, नहीं तो खुद हिस्ट्री लो, ठीक है, हिस्ट्री टेकिंग इज सच एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर बेसिक्स। आप हिस्ट्री टेकिंग लो, ठीक है, आप समझो कि उसको क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स है, कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट डे आओ, अपने हॉस्पिटल से उसी पेशेंट के बारे में क्लिनिकल स्नैपशॉट बना दो, ठीक है, मैंने पेशेंट देखा, आई सॉ अ पेशेंट हु केम विद फीवर, ठीक है, फिर उसको कॉम्प्लिकेशन हो गए थे, उसको सेरिब्रल मलेरिया हो गया, सेरिब्रल मलेरिया मलेरिया क्यों होता है, उसका मैनेजमेंट क्या है, ठीक है, ये सब मैंने नोट डाउन कर लिया। बट आई नीड टू प्रिजर्व दीज नोट्स फॉर फाइनल ईयर, ठीक है, प्रिजर्व दीज नोट्स फॉर फाइनल ईयर। अब आप सेकेंड ईयर से फाइनल ईयर में आ गए हो, अब आपके पास ये नोट्स हैं और उसमें बहुत सारे पेजेस खाली है, तो मैंने मलेरिया के आगे जो भी था एक्स्ट्रा पॉइंट जो मैंने हॉस्पिटल में अटेंड किए, हैरिसन्स में किए, ठीक है, ये सब आप यहाँ पे नोट डाउन कर लो।
अब आपके नोट्स रेडी हैं, इंटर्नशिप में आपको कुछ नहीं करना है, यू हैव योर ओन हैंडमेड नोट्स जिसके अंदर आपके बेसिक्स है, फाइनल ईयर है, हॉस्पिटल पोस्टिंग्स है, इससे ज्यादा वो क्या पूछेंगे? देयर इज नथिंग मोर एन एग्जामिनर कैन आस्क इफ यू आर थॉरो विद दीज थिंग्स, ठीक है? और कुछ पूछ ही नहीं सकते, देयर इज नथिंग आउट ऑफ विच अ क्वेश्चन कैन बी मेड. ऑब्जर्व द पेशेंट. व्हाट डू यू मीन बाय ऑब्जर्व द पेशेंट? सी, जो पेशेंट सिखा सकता है वो आपको किताबें नहीं सिखा सकते. गो टू हॉस्पिटल, जो आपने पढ़ा है उस चीज को ऑब्जर्व करो कि जो क्लिनिकल फीचर्स लिखे थे वो थे क्या. उसके बाद उनकी हिस्ट्री टेकिंग लो, ठीक है? रिपोर्ट्स खोल लो, रिपोर्ट्स में आप देखो, ठीक है, हमने तो पैथोलॉजी में मैम ने बोला था कि पीबीएफ फाइंडिंग देखनी होती है, तो अब देखो पीबीएफ फाइंडिंग में क्या आया लैब से. अच्छा, इसके अंदर एटिपिकल लिम्फोसाइट्स आए, ठीक है, इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस था. अच्छा, इसको वेंटिलेशन की जरूरत है, वेंटिलेशन की कब जरूरत होगी? कोई कॉम्प्लिकेशन हुआ होगा. व्हाट कॉम्प्लिकेशन कुड हैव डेवलप्ड? आई आस्क व्हाई फॉर एवरीथिंग, राइट? ट्राई टू कोरिलेट एवरीथिंग विद द पेशेंट. अब सपोज आप मायोकार्डियल इन्फाक्शन पढ़ रहे हो, ठीक है, आई एग्री, एक बहुत लंबा टॉपिक है, डिफिकल्ट टॉपिक है, लेकिन बहुत कॉमन है. एग्जामिनर को नहीं चाहिए कि आप डीएम कार्डियो करके बैठ जाओ, ठीक है? उसको जानना है कि क्या मेरे स्टूडेंट को इतना पता है कि उसको एंटीरियर वॉल एमआई, पोस्टीरियर वॉल एमआई हुआ है, क्या वो ईसीजी पे इंटरप्रेट कर सकता है? ठीक है, अगर वो पेशेंट सपोज 4 घंटे में आया है तो मैं कौन सा बायोमार्कर कराऊंगी, और अगर 4 दिन में आया है तो कौन सा बायोमार्कर कराऊंगी. इसके अलावा उन्हें आपसे कुछ पूछना ही नहीं है. दे डू नॉट वांट यू टू डू डीएम कार्डियोलॉजी आफ्टर एमबीबीएस, ठीक है, बट दे वांट यू टू नो बेसिक्स ऑफ एवरीथिंग. तो अगर आपको एनाटॉमी, वैस्कुलर एनाटॉमी ऑफ हार्ट पता है, आपको पता है एंटीरियर वॉल में ये आर्टरी करेगा, पोस्टीरियर में ये करेगा, तो मुझे पता है कि अगर ये वाली आर्टरी ब्लॉक होती है तो मुझे मेरे वाले एंटीरियर वाले वॉल को ब्लड नहीं मिलेगा, सो देयर विल बी एंटीरियर वॉल एमआर, ठीक है? तो एनाटॉमी कितनी इंपॉर्टेंट है? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दी आर्टीरियल सप्लाई. फिजियोलॉजी, अगर आपको फिजियोलॉजी ऑफ सीवीएस नहीं पता है तो आप कुछ भी कर लो, यू वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड हैरिसंस. हैरिसंस देखिए कितनी मोटी बुक है, इट्स प्रीटी डिफिकल्ट टू कवर इट इफ यू आर नॉट थॉरो विद योर बेसिक्स. अगर आपको उसका एनाटॉमी पता है, अगर आपको फिजियोलॉजी ऑफ सीवीएस पता है, ईसीजी में कौन सी वेव क्यों दिखती है ये पता है, तो उसको इंटरप्रेट करना क्या बड़ी बात है? बड़ी बात नहीं है ना. तो आप उसकी एनाटॉमी पढ़ो, फिजियोलॉजी पढ़ो, पैथोलॉजी पढ़ो, इसके अंदर आप उसके मार्कर्स पढ़ लोगे कि अब उसको क्या जानना है कि फर्स्ट टू राइज कौन सा है, लास्ट टू राइज कौन सा है. ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि मुझे पता होना चाहिए कि अगर 4 दिन में पेशेंट आया तो मुझे क्या मार्कर करवाना है, 4 घंटे में ही आ गया तो क्या मार्कर कराना है, ठीक है? फिर उसके बाद आप फार्माकोलॉजी में उसकी मैनेजमेंट लिख लो. लेट मी टेल यू, आपने 80 to 90% ऑफ एमआई अपने सेकेंड ईयर में ही कर लिया, ठीक है, rather than waiting for the final year कि मैं तो फाइनल ईयर में जाके ही एमआई पढ़ूंगा. You are able to complete 80% of MI in your second year if you are thorough with the vascular anatomy, the physiology of ECG interpretation, the pathology, right? पैथोलॉजी को इमेजेस से कोरिलेट करो, फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, ठीक है? इसके बाद आप फाइनल ईयर पहुंच गए, आपने पेशेंट देखा, आप पेशेंट का क्लिनिकल स्नैपशॉट आके लिख दो कि मैंने ये पेशेंट देखा, वो तो 4 घंटे में आया था, ये मार्कर कराया, ईसीजी में ये था, मैनेजमेंट ये थी. आगे आपको जो भी फाइनल ईयर में पढ़ने को मिलता है, लेट मी टेल यू, देयर वुड बी हार्डली 1 to 2 पेजेस यू वुड नीड टू ऐड, ठीक है? हार्डली 1 पेज की चीज होगी जो आपको आगे ऐड करनी पड़ेगी. कितना टाइम लगेगा? यू वुड बी सेविंग सच अ लॉट ऑफ टाइम दैट नाउ यू वुड बी एबल टू सी पेशेंट्स, यू वुड बी एबल टू स्टडी ऑल 9 सब्जेक्ट्स, ठीक है? माइनर सब्जेक्ट्स भी पढ़ पाओगे. अभी तो सारा टाइम फाइनल ईयर बच्चों का किसमें चला जाता है? आधा टाइम तो मेडिसिन पढ़ने में चला जाता है, फिर सर्जरी पढ़ते, गायनी पढ़ते, माइनर सब्जेक्ट्स के लिए टाइम ही नहीं मिलता है, ठीक है? Next, why to understand pathogenesis? Now I always say, why is it so important to understand pathogenesis? तो मैं एक एग्जांपल देती हूँ. कोविड का पेशेंट था, ठीक है, कोविड जब आया किसी को कुछ नहीं पता था कि क्या ट्रीटमेंट देना चाहिए, क्या कॉम्प्लिकेशंस है. सबसे पहले हमने फाइंड आउट किया स्ट्रक्चर, फिर हमने फाइंड आउट किया पैथोजेनेसिस. पैथोजेनेसिस से हमें एक बात पता चली कि जो कॉम्प्लिकेशंस है वो साइटोकाइन स्टॉर्म की वजह से हो रहा है. प्लस एक बहुत इंपॉर्टेंट साइटोकाइन हमें पता चला, इंटरल्यूकिन 6, जो इन्वॉल्व है इन द पैथोजेनेसिस ऑफ कोविड. तभी हमने सोचा हम इंटरल्यूकिन 6 के एंटागोनिस्ट दे सकते हैं. सो यू अंडरस्टैंड, इफ यू अंडरस्टैंड द पैथोजेनेसिस, यू अंडरस्टैंड द फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट. अगर कोई साइटोकाइन इंटरल्यूकिन 6 इन्वॉल्व है तो इसका एंटागोनिस्ट दो. यही साइटोकाइन मल्टीपल माइलोमा में भी इन्वॉल्व है, राइट? तो हम इंटरल्यूकिन 6 एंटागोनिस्ट यूज करते हैं. सो इफ यू अंडरस्टैंड द पैथोजेनेसिस, यू वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड द फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट आल्सो. ये समझ आया कि साइटोकाइन्स फ्रॉम इन्फ्लेमेशन वाज द प्रीडोमिनेंट फैक्टर रिस्पांसिबल फॉर ऑल द कॉम्प्लिकेशंस इन कोविड. इसलिए हमने सोचा स्टीरॉइड्स देने चाहिए.
So why is it so important to understand the pathogenesis even for a physician? Then only he would be able to understand pharmacological management, complications, and the correlated clinical features. है ना? It's very important to understand the pathogenesis of any disease. Now, so these two books are friends, right? अगर आप एक टॉपिक रॉबिन से पढ़ रहे हो, अगर आपको लगता है कि आप ये तीनों सब्जेक्ट अच्छे से सेकेंड ईयर में कवर कर सकते हो, व्हाई नॉट कवर अ पार्ट ऑफ मेडिसिन ऑल्सो? जो मैंने बोला, आप पहले अपनी माइक्रो लिख लो, पैथो लिख लो, फार्माकोलॉजी लिख लो, तो मेडिसिन का पार्ट भी लिख लो. ठीक है, कितना टाइम लगेगा? लेट मी टेल यू, अगर आपको ये तीनों चीजें अच्छे से आती है, इट विल हार्डली टेक एन आवर टू ऐड नोट्स फ्रॉम मेडिसिन. ठीक है, ट्राई टू इंक्लूड नोट्स ऑफ मेडिसिन इन योर सेकेंड ईयर इटसेल्फ. इस पूरे नोट्स के अंदर अगर आपने हैरिसन्स भी ऐड कर दिया, लेट मी टेल यू, देयर इज नोबडी हु कैन स्टॉप यू फ्रॉम एक्सेलिंग इन योर यूनिवर्सिटी एग्जाम, from excelling in your hospital postings, from being a great physician and then excelling in your NEET PG exam as well. ठीक है? सो एमसीक्यू सॉल्विंग एक नोट्स हो गया. नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, सेकेंड ईयर में तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यू स्टिल हैव टाइम. ठीक है, इसको वेस्ट मत करो. अगर आपको बिल्कुल टाइम नहीं मिलता, आई एम नॉट सेइंग दैट यू शुड नॉट गो एंड एंजॉय योर लाइफ. ठीक है, आई एम नॉट सेइंग कि आप हॉस्पिटल पोस्टिंग मिस कर करके थ्योरी पढ़ो. आई एम जस्ट सेइंग थोड़ा बहुत टाइम इसको दो, कोरिलेट करो हॉस्पिटल पोस्टिंग से और अपने नोट्स को बना लो. नोट्स अगर आपने अभी बना लिए, देन यू वुड सेव अ लॉट ऑफ टाइम इन योर फाइनल ईयर. ठीक है, अब एमसीक्यू सॉल्विंग क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि मैंने पढ़ लिया कि क्लिनिकल फीचर्स क्या है. सपोज इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस के मुझे पता है फीवर, सोर थ्रोट, लिम्फेडिनोपैथी के साथ आता है. पीबीएफ में लिम्फोसाइट्स एबनॉर्मल दिखेंगे, मुझे सब पता है. लेकिन अब जब एक इतना लंबा क्वेश्चन आता है ना, मुझे कुछ याद नहीं आता. वो कैसे याद आएगा? एमसीक्यू प्रैक्टिस से. ठीक है, टाइम बेस्ड क्यों बोलती हूँ? सो दैट यू कैन एक्चुअली एक्सपीरियंस, सिमुलेट एन एग्जाम एक्सपीरियंस. ठीक है, ताकि जब आप फाइनल ईयर में जाओ तो आपको डर नहीं लगे कि अरे मुझे तो एमसीक्यू करने आ रहे, 3 घंटे में इतने एमसीक्यू करने, बहुत लंबे लंबे एमसीक्यू आते हैं. सीनियर्स बोलते हैं पेपर ही खत्म नहीं होता. पेपर क्यों नहीं खत्म हो पाता? क्योंकि इतने लंबे क्वेश्चन में आप खो जाते हो. यू शुड नॉट बी गेटिंग लॉस्ट. इफ यू अंडरस्टैंड द बेसिक्स ना, तो इतने लंबे क्वेश्चन में आपको 3 चीजें दिख जाएंगी जिससे मुझे डायग्नोसिस करना है. Right, a 20-year-old patient comes with history of fever, sore throat, right? PBF showed atypical lymphocytes. Paul Bunner test was positive. What is your diagnosis? इसके अंदर क्या 4 चीजें थी मुझे पता चलना था? Young adult, fever, sore throat, lymphadenopathy, atypical lymphocytosis, Paul Bunner test positive. कितना इजी है इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस का डायग्नोसिस बनाना. लेकिन अगर आप बस यही सोचते रहोगे ना कि बहुत लंबे क्वेश्चन है, बहुत पूरे नहीं हो रहे, देन यू वुड बी जस्ट वेस्टिंग योर टाइम. ठीक है, लेट मी टेल यू, जितने लंबे क्वेश्चन होते जा रहे हैं, द एग्जामिनर इज मेकिंग इट इजियर फॉर यू. ठीक है, आपको देखो किसी भी चीज का क्लिनिकल प्रेजेंटेशन दे देता है, आपको पीबीएफ फाइंडिंग दे देता है, रेडियोलॉजिकल इमेजिंग की फाइंडिंग दे रहे हैं वो. ठीक है, उसके बाद आपको लैब इन्वेस्टिगेशंस दे रहे हैं, इसके बाद आपसे वो डायग्नोसिस एक्सपेक्ट कर रहे हैं. इज इट टू मच टू एक्सपेक्ट फ्रॉम यू? नहीं. ठीक है, अगर आपको किसी चीज की पैथोजेनेसिस आती है, आपको अपने आप उसकी रेडियोलॉजिकल इमेजिंग भी समझ आने लग जाएगी, कौन सा ऑर्गन इन्वॉल्व है. अगर लिवर इन्वॉल्व है तो कौन से एंजाइम्स बड़े होंगे. ठीक है, अगर अगर आपका ब्रेन इन्वॉल्व है तो क्या क्लिनिकल प्रेजेंटेशन होगी. हर चीज इतनी कोरिलेटेड है. दैट्स व्हाई दे आर सेइंग स्टडी इंटीग्रेटेड पैटर्न. इंटीग्रेटेड पैटर्न क्या है? अगर आपको किसी चीज की पैथोजेनेसिस नहीं समझ आ रही, आपको उसका ट्रीटमेंट भी नहीं समझ आएगा. ठीक है, तो ये चीजें इतनी कोरिलेटेड है दैट इफ यू आर एबल टू स्टडी दीज 3 सब्जेक्ट्स, लेट मी टेल यू, अगर आप माइक्रो कवर कर लेते हो, तो मैं बता रही हूँ आपको, स्किन के मैक्सिमम क्वेश्चंस है जैसे भी हो, वो फाइनली माइक्रोबियल एजेंट पूछते हैं. ठीक है, ये आपको लीजन दिख रहा है, इसमें कौन सा माइक्रोबियल एजेंट है, ये पैटर्न ऑफ इन्वॉल्वमेंट कौन से एजेंट से होती है, ये सब आप सेकेंड ईयर में पढ़ो ना, आपके लिए स्किन कितना ईजी हो जाएगा. सपोज आपकी स्किन की जो पोस्टिंग होगी, आपको हार्डली फ्यू डेज मिलते हैं, लेकिन अगर आपको ये सब चीजें अच्छे से आती होंगी ना, लेट मी टेल यू, आपको बहुत कम टाइम लगेगा. स्किन और पैथोलॉजी कितना कोरिलेटेड है. ठीक है, स्किन जो है हिस्टोपैथोलॉजी के बिना डायग्नोस करना इज प्रीटी डिफिकल्ट. आप कोई भी स्किन की लीजन पढ़ोगे, लाइकन टेनिस पढ़ोगे, सोरियासिस पढ़ोगे, ठीक है, हर चीज में आपको हिस्टोपैथोलॉजी पढ़ाते हैं. क्यों? बिकॉज डायग्नोसिस तो आप हिस्टोपैथ से ही करोगे ना, सिर्फ देख के कितना डायग्नोस कर लोगे. अब आपका क्वेश्चन कैसे आता है? ये टाइप की लीजन दिख रही थी हिस्टोपैथोलॉजी में, ये दिख रहा था, अब आपका क्या डायग्नोसिस है? तो आपके पास दो हिंट हो गए इन ऑर्डर टू मेक योर डायग्नोसिस. सो लेट मी टेल यू, क्लिनिकल सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यूज आर जस्ट एडिंग टू योर हेल्प. दे आर नॉट टू स्केयर यू, दे आर जस्ट एडिंग टू योर हेल्प. अगर आप एक पेशेंट को एज अ होल सोच लेते हो कि अगर ये पेशेंट आ रहा है, उसको ये वाले फीचर्स हैं, ठीक है, उसकी ये पीबीएफ फाइंडिंग, अगर आप एक पेशेंट को इमेजिन करते हो ना अपने अराउंड, ठीक है, अगर आपको फॉर अ फन एक्टिविटी अपने दोस्त को बोलो कि तू पेशेंट बन के आ, तो ये सब क्लिनिकल प्रेजेंटेशन बोलो, फिर मैं तुझे ये टेस्ट बोलूंगा, है ना. मेक इट अ फन एक्टिविटी. इट्स सो मच फन टू अंडरस्टैंड द बेसिक्स एंड कोरिलेट विद द क्लिनिकल सब्जेक्ट्स. ठीक है,
Now I always tell learn pathology with images. रॉबिन्स की इमेजेस बहुत टेरिफाइंग है बट बहुत इजी है अगर आप उसके नीचे वाला पार्ट पढ़ लो, ठीक है। पूरा रॉबिन्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपको इमेजेस देखनी है, आप दिन में 2 इमेजेस उठाओ और उसके नीचे वाला पार्ट पढ़ लो। सबसे पहले एमआई के पेशेंट में क्या होंगे, वेवीनेस ऑफ फाइबर्स होंगी। सबको दिख रहा है वेवी वेवी से फाइबर्स है ना, ऐसे पतले पतले से। दिस इज द फर्स्ट फीचर विच यू कैन अप्रिशिएट, ठीक है। अब क्योंकि हार्ट में कौन से टाइप का निक्रोसिस होता है, कोगुलेटिव निक्रोसिस होता है जब मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि ब्लड सप्लाई कम हो गया। अगर ब्लड सप्लाई कम हो गया तो निक्रोसिस होने लगेगा ना, तो कोगुलेटिव निक्रोसिस हो जाएगा यहाँ पे। तो वेवीनेस ऑफ फाइबर्स विद कोगुलेटिव निक्रोसिस इज द फर्स्ट फीचर यू विल सी इन द ग्रॉस एग्जामिनेशन। अगर आपको पैथोजेनेसिस समझ आ रहा है ना कि ऑक्सीजन की लैक की वजह से जो एटीपी नहीं सप्लाई हो पा रहा है जिसकी वजह से निक्रोसिस हो रहा है, तो आपको समझ आएगा कि कोगुलेटिव निक्रोसिस इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ निक्रोसिस इन मोस्ट ऑफ द टिश्यूज हु सफर फ्रॉम हाइपोक्सिया एक्सेप्ट ब्रेन, ठीक है। अब नेक्स्ट आएगा, अब इन्फ्लेमेटरी इन्फिल्ट्रेट आएंगे, ठीक है। तो ये न्यूट्रोफिलिक इन्फिल्ट्रेशन दिख रहा है, सारे न्यूट्रोफिल्स बीच में भर जाएंगे। अब जब इन्फ्लेमेशन हुई है तो मोनोसाइट का क्या काम है, मोनोसाइट सोचेगा ये तो बहुत ही गंदा कर दिया है, सारे इन्फ्लेमेटरी सेल्स हैं, मुझे इसको क्लियर करना है। तो मोनोसाइट्स आएंगे, मैक्रोफेजेस इसको क्लियर कर देंगे, ठीक है। फिर फाइनली क्या होगा, किसी भी डिजीज में जब क्रॉनिक के लिए उसको हमें स्ट्रेंथन करना होता है, फाइब्रोसिस होती है, ठीक है। यहाँ पे फाइब्रोसिस हो गई। सो इजंट इट इजी टू अंडरस्टैंड द सीक्वेंस। सबसे पहले तो आपकी निक्रोसिस होगी, वहां पे इन्फ्लेमेटरी सेल्स आएंगे सारी गंदगी को क्लियर करने के लिए, हमारा क्लियरिंग सिस्टम है हमारी बॉडी के पास, मोनोसाइट मैक्रोफेज, और फिर फाइनली फाइब्रोसिस हो जाएगा। फाइब्रोसिस के लिए कौन सा स्टेन यूज होता है, मेसोन्स्ट्राइकॉम, तो मैंने यहाँ पे मेसोन्स्ट्राइकॉम यूज किया है, ठीक है। ग्रैनुलेशन टिश्यू बनेगा, ठीक है। ग्रैनुलेशन टिश्यू भी क्या है, इज अ फॉर्म ऑफ रिपेयर। तो यहाँ पे रिपेयर हो रहा है ना, आपका जो पहले इंजरी हुआ फिर रिपेयर हुआ, फाइनली रिपेयर किससे हुआ, फाइब्रोसिस से हुआ। सो इफ यू अंडरस्टैंड जस्ट द थ्योरी गिवन एट द बेस, ठीक है, आपकी हर एक इमेज के नीचे रॉबिन्स ने एक्सप्लेनेशन दिया है, अगर आप उसको भी पढ़ लेते हो एंड यू आर एबल टू कवर 2 इमेजेस पर डे, इस एक साल में यू वुड बी so thorough with your pathology that let me tell you, you would be able to impress all your professors in your final year in your hospital, ठीक है। अब स्पॉट डायग्नोसिस, ठीक है, स्पॉट डायग्नोसिस देखते हैं। अब मैंने क्यों बोला एक पेशेंट को इमेजिन करो, मैं यहाँ पे एक पेशेंट को इमेजिन करती हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने देखा ओरल म्यूकोक्यूटेनियस हाइपर पिगमेंटेशन, दिख रहा है काला काला सा। कॉमन साइट क्या होती है, ओरल पेरी ओरल रीजन और लिप्स मोस्ट कॉमन साइट होती है फॉर प्यूर जेगर सिंड्रोम। तो मुझे पेशेंट इमेजिन करना है कि ये सब तो ठीक है यार, बट मुझे पेशेंट कैसे दिखेगा, मुझे पेशेंट दिखेगा कैरेक्टरिस्टिकली, उसको देखते ही मुझे उसे पहचान जाना चाहिए कि या तो लिप्स के अराउंड या बकल म्यूकोसा में, ठीक है, ये सब साइट्स है जहाँ पे कॉमनली म्यूकोक्यूटेनियस हाइपर पिगमेंटेशन होता है, ठीक है, इन प्यूर जेगर सिंड्रोम। अब उसका ग्रॉस एग्जामिनेशन क्या है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, बिकॉज दिस इज द मोस्ट कॉमन साइट फॉर पॉलीपोस फॉर प्यूर जेगस पॉलीपोसिस। तो आपको दिख रहे हैं यहाँ पे कितने सारे पॉलिप्स है, दीज आर ऑल हमाटोमेटस पॉलिप्स, मल्टीपल पॉलिप्स है। इसकी हिस्टोलॉजी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब जब आप ये इमेज रॉबिन्स में देखोगे, यही इमेज है रॉबिन्स की इमेज है। अब आप एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर देखोगे, ये जो स्मूथ मसल बैंड्स है ना, ये बीच में आ रहे हैं इन बिटवीन द लैमिना प्रोप्रिया, ठीक है। पहले तो ये सारे ग्लैंडुलर प्रोलिफरेशन दिख रही है, सारे ग्लैंड्स जो कितने प्रोलिफरेटेड है। व्हाट इज हमाटोमा, हमाटोमा है प्रोलिफरेशन हो जाता है उसी की नॉर्मल लोकेशन में, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन में ग्लैंड्स तो मिलते हैं लेकिन इतने प्रोलिफरेटेड नहीं होते हैं, यहाँ पे प्रोलिफरेट हो गए। साथ में आपको स्मूथ मसल बैंड्स दिख रहे हैं रनिंग इन बिटवीन द लैमिना प्रोप्रिया। तो इसका क्या डायग्नोसिस है, दिस इज प्यूर्स जेगर्स सिंड्रोम विद द कैरेक्टरिस्टिक म्यूकोक्यूटेनियस हाइपरपिगमेंटेशन इन्वॉल्विंग द ओरल रीजन, मल्टीपल हेमाटोमेटस पॉलिप्स इन्वॉल्विंग द स्मॉल इंटेस्टाइन, then hyperplasia of glands along with smooth muscle bands running in between the lamina propria. This is my pure jegus. जब भी ग्रॉस पढ़ो, जब भी माइक्रोस्कोपी पढ़ो, पहले क्लिनिकल प्रेजेंटेशन पढ़ो, पेशेंट को इमेजिन करो, तब समझो इसकी हिस्टोलॉजी, ठीक है। अब नेक्स्ट आया, अब इस पेशेंट को देखते मुझे क्या दिख रहा है, बिल्कुल आईज दिख रही है मुझे देखते सबसे पहले एक चीज जो दिख रही है वो दिख रही है कि कुछ अजीब सी आंखें हैं। अजीब सी आंखें क्या मतलब है, प्रोट्रूडिंग आंखें बाहर की तरफ आई हुई है, ठीक है। वाइड आइड गेज है, ठीक है। वाइड आइड गेज तो सिंपैथेटिक नर्व स्टिमुलेशन की वजह से होता है। ये सब मैं रॉबिन्स की लाइन बोल रही हूँ, क्यों दिखता है वाइड आई गेज अपीयरेंस, बिकॉज ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस स्टिमुलेशन। क्यों प्रोट्रूडेड आईज दिखती हैं, क्योंकि ये पूरी आंखों के अराउंड जो है हमारे ग्लाइकोसेमिनोग्लाइकेंस एक्यूमुलेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमको प्रोट्रूडेड आई अपीयरेंस दिखती है, ठीक है। मेनली हाइल्यूरोनिक एसिड। क्रॉस एग्जामिनेशन, क्योंकि ये हाइपरप्लेजिया हो रहा है तो दोनों ग्लैंड्स का हाइपरप्लेजिया हो जाएगा और साथ में ये बीफी रेड पैरेन्काइमा दिखाएगा, ठीक है।
दिस इज ग्रेव्स डिजीज, राइट। अब उसकी माइक्रोस्कोपी में क्या दिखेंगे, ये बहुत सारे पैपिले दिख रहे हैं। आज की क्विज में क्वेश्चन था कि ये किस चीज की इमेज है, स्पॉट डायग्नोसिस, ठीक है। तो आपको दिख रहा है ये बहुत सारे पैपिलरी कॉन्फ़िगरेशन है। तो ये पैपिलरी कार्सिनोमा क्यों नहीं है, पैपिले तो मुझे इसमें भी दिख रहे हैं, व्हाई इज इट नॉट पैपिलरी कार्सिनोमा? वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपने रॉबिन्स पढ़ा होगा, द मस्ट टू आइडेंटिफाई अ लीजन एज पैपिलरी कार्सिनोमा इज टू आइडेंटिफाई द न्यूक्लियर फीचर्स। टिपिकल ऑर्फन एनियाई न्यूक्लियर दिखते हैं, है ना, वो तो नहीं दिख रहे हैं, इसमें न्यूक्लियर तो नॉर्मल है, सो दिस इज नॉट मेलिग्नेंसी, ठीक है। तो बेसिकली हाइपरप्लेजिया हो रहा है, क्योंकि हाइपरप्लेजिया हो रहा है तो सारा कोलोइड सेंटर में जा रहा है, जहां पे वो ट्राई कर रहा है कि चलो भैया मैं T3 T4 बनाता हूँ। हाइपरथायरॉयडिज्म हो गया ना, सारा उसमें यूज हो गया, इसलिए साइड में बिल्कुल मार्जिन पे खाली रह गया। दिस इज कॉल्ड एज स्केलोपिंग ऑफ कोलोइड, ठीक है। सो दिस इज ग्रेव्स डिजीज, ठीक है। हाइपरप्लेजिया है, नॉर्मल एपिथेलियम है, इसकी बेलिग्नेंसी नहीं है, स्केलोपिंग ऑफ कोलोइड है। Now what is this? This is typical spoon shaped nails. This is Koilonychia, which is a feature of late stage of iron deficiency. ठीक है, क्लिनिकली कोरिलेट करो। अगर मेरे पास एक पेशेंट आ रहा है, मैं हॉस्पिटल जाता हूँ, मैंने ये देख लिया है, अब मैंने देखा अच्छा पेशेंट आके बोल रहा है मेरे नेल्स ऐसे हो गए, मुझे बहुत थकान हो रही है, थकान हो रही है, वन ऑफ द फीचर ऑफ अंडरलाइंग एनीमिया, फेटीग हो रहा है ना, साथ में नेल्स जो है ऐसे स्पून शेप्ड हो गए हैं, विच इज अगेन पॉइंटिंग टूवर्ड्स कोइलोनाइकिया। तो मैं सबसे पहले क्या बोलेंगे, हम सबसे पहले बोलेंगे सीबीसी कराओ, उससे मुझे हीमोग्लोबिन पता चलेगा, ठीक है, और साथ में आप टीबीए फाइंडिंग भी कराओ, है ना, सारे एनीमिया पेशेंट्स में। तो आपको यहाँ पे क्या दिखेगा, ये आरबीसीज दिख रहे हैं जो छोटे हैं, इफ यू कंपेयर देम टू द एडजॉइनिंग लिम्फोसाइट, दीज आर मच स्मॉलर एंड दे हैव हाई डिग्री ऑफ सेंट्रल पैलर। नॉर्मली सेंट्रल पैलर सिर्फ 1/3 होता है, यहाँ पे मोर देन हाफ हो गया है। So this is hypochromic, microcytic hypochromic, ठीक है। So a severe degree of microcytic hypochromic cells with severe degree of anisopoikilocytosis. What is anisocytosis? This is variation in size. तो size में आपको दिख रहा है कुछ छोटे हैं, कुछ बड़े हैं, कुछ इतने बड़े हैं, ठीक है। Variation in size, variation in shape दिख रहा है, ये कितना अलग दिख रहा है, ये कितना अलग दिख रहा है, तो this is poikilocytosis. So severe degree of microcytic hypochromic RBCs, anisopoikilocytosis, presence of pencil cells, और ये क्या है, बोन मैरो है, जिसमें मैंने पर्ल्स लगाया है। पर्ल्स या प्रूजन ब्लू हेल्प्स इन स्टेनिंग आयरन। कंप्लीट एब्सेंस ऑफ आयरन स्टोर्स, दिस इज सिवियर स्टेज ऑफ आयरन डेफिशिएंसी। क्वाइलोनाइकिया, एबनॉर्मल पीबीएफ एंड कंप्लीट एब्सेंस ऑफ आयरन ग्रैन्यूल्स। नॉर्मली आयरन ग्रैन्यूल्स कैसे दिखते हैं, प्रूजियन ब्लू, ब्लू कलर के दिखते हैं, यहाँ पे कंप्लीटली एब्सेंट है, कहीं पे भी मुझे ब्लू कलर का ग्रैन्यूल नहीं दिख रहा है। This is complete absence of iron stores in my bone marrow. This is severe iron deficiency. Next, you see this is beefy red appearance of tongue along with smoothness. दिख रहा है कि बिल्कुल smooth tongue हो गया. This is glossitis. उसके साथ में आपको hypersegmented neutrophil दिख रहा है. What do you mean by hypersegmented? When at least 5% or more neutrophils contain 5 or more nuclear lobes, या फिर एक न्यूट्रोफिल में भी अगर 6 लोब मुझे दिख जाएं. Let me count for you. 1, 2, 3, 4, 5, 6. तो 6 लोब्स दिख रहे हैं मुझे इस न्यूट्रोफिल के अंदर. तो ये क्या है, हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल. उसके साथ में मुझे और क्या दिख रहे हैं, ओवल एग शेप के आरबीसीज दिख रहे हैं. दीज आर मैक्रो ओवेलोसाइट्स. ये दिख रहे हैं टीयर ड्रॉप, एक आंसू की तरह नहीं दिख रहा जैसे ये ड्रॉप कर रहा हो, टीयर ड्रॉप. So teardrop RBCs with macroveilocytes, hypersegmented neutrophils in a patient of glossitis. ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ठीक है. ये पेशेंट दिया था, उन्होंने इमेज दी थी पेरिफेरल ब्लड फिल्म फाइंडिंग, और बोला था क्या डायग्नोसिस है, तो क्या डायग्नोसिस है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, ठीक है. हाइपरसेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स विद मैक्रोवेलोसाइट्स, व्हाट इज योर डायग्नोसिस, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया. ये हमने देख लिया. दिस इज एटिपिकल डाउनी सेल, ठीक है. इसमें इंडेंटेशंस बन रही है बाय द सराउंडिंग आरबीसीज, ब्लेबिंग दिख रही है. So this is downy cell and my diagnosis is infectious mononucleosis caused by EBV virus. पेशेंट कैसे प्रेजेंट करता है, कहीं पे भी मुझे इमेज देखेगी, मुझे याद आना चाहिए पेशेंट कैसे प्रेजेंट करता है. फीवर, सोर थ्रोट, लिम्फेडिनोपैथी, एटिपिकल लिम्फोसाइट्स, लिम्फोसाइटोसिस, लिम्फोसाइट काउंट बड़ा होगा. माय डायग्नोसिस इज इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस. अभी आपको इमेज दिख रही है, इसमें ब्रॉन्ज कलर की हाइपर पिगमेंटेशन दिख रही है स्किन की. ये क्यों दिखती है, क्योंकि ये जो आपका आयरन बहुत ज्यादा डिपॉजिट हो जाता है, जो आपके मेलानोसाइट्स को स्टिमुलेट करता है, मेलेनिन बनाता है. तो मेलेनिन और आयरन मिलके ये हाइपर पिगमेंटेशन ऑफ स्किन कर देता है. आयरन कैसा दिखता है, मैंने बोला था ब्लू कलर के ग्रैन्यूल्स का दिखता है विद द हेल्प ऑफ प्रूजियन ब्लू. प्रूजियन ब्लू, यू कैन रिमेंबर ब्लू फॉर ब्लू कलर डिपॉजिट्स. तो इसमें आपको ब्लू कलर के डिपॉजिट दिख रहे हैं ग्रॉस एग्जामिनेशन में. ये सारी इमेजेस
हमारी रॉबिन्स की है, ठीक है। यहाँ पे आपको माइक्रोस्कोपी में क्या दिखेगा, प्रूजन ब्लू यूज किया है लिवर की बायोप्सी में, तो लिवर के अंदर आयरन एक्सेस हो गया है, तो आयरन एक्सेस इन द लिवर अलोंग विद ब्रॉन्ज हाइपरपिगमेंटेशन ऑफ स्किन, अगेन सब कुछ आपकी रॉबिन्स में दिया हुआ है, ठीक है। यू नीड नॉट वेट फॉर फाइनल ईयर टू सी इंटरेस्टिंग पेशेंट्स, आपके पास हॉस्पिटल है, उसमें पेशेंट्स है, आपके पास रॉबिन्स है, आप हर चीज को रिलेट करके पढ़ो। अगर आपको लगता है यू आर एबल टू फिनिश इट, वेरी गुड, ट्राई टू इंक्लूड मेडिसिन, इसी को आप 15 मिनट मेडिसिन को दे दो, ठीक है। अब आपको फाइनल ईयर में क्या करना है, कुछ नहीं करना, आराम से एंजॉय करना, अपनी नीट पीजी की सीट निकालनी है ना, ठीक है। सो आई विल जस्ट कवर अप कि मैंने हाउ आई हैव ट्राई टू मेक ऑल दीज थिंग्स वेरी सिंपल इन आवर आकाश कोर्स, राइट। तो 3 इंपॉर्टेंट चीजें होती है, मैंने बोला नोट मेकिंग और एमसीक्यू प्रैक्टिस मस्ट है, ठीक है। साथ में वीडियोज हैं विच आर वेरी क्रिस्प फॉर्म ऑफ एवरीथिंग यू नीड फ्रॉम योर रॉबिन्स, ठीक है। अब देखो, अगर आप इफ यू ओपन द ऐप एंड सी पैथोलॉजी, देयर आर टोटल 41 टॉपिक्स, ठीक है। 41 टॉपिक्स हैं, तो आई वुड जस्ट सजेस्ट यू कि कैसे अप्रोच करना है। तो सपोज यू गिव 2 आवर्स एवरी डे, ठीक है। 41 टॉपिक्स है, 41 डेज है, तो 41 डेज पैथोलॉजी को दे दो। These 41 days will help you in your medicine, in your surgery, गाइनी, व्हाई नॉट गाइनी, ठीक है। सारे जितने भी मेलिग्नेंसीज है, पैप्समियर है, इन्हीं से तो सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप यहाँ से भी कवर कर सकते हो, ठीक है। इनफैक्ट ऑर्थो में सारे ट्यूमर्स आते हैं, जाइंट सेल ट्यूमर, ठीक है, ये सब आप पैथोलॉजी में कवर कर सकते हो। तो 41 डेज इन सेकंड ईयर, एंड इमेजिन सेविंग सो मच ऑफ टाइम इन योर फाइनल ईयर इंटर्नशिप, पोस्ट इंटर्नशिप, है ना। तो आप बहुत टाइम सेव कर सकते हो इफ यू जस्ट कवर दीज 41 टॉपिक्स। 41 टॉपिक्स है, 41 डेज दे दो मुझे, ठीक है। तो अगर हर एक टॉपिक जो है 40 मिनट्स की वीडियो है, आप मॉर्निंग में 40 मिनट जब आपको टाइम मिले अपने ईयरफोन लगाओ, rather than wasting your time here and there, अपने ईयरफोन लगाओ, 40 मिनट्स का लेक्चर सुन लो, ठीक है। अगर ये 40 मिनट का लेक्चर आपने सुन लिया, देन यू वुड बी क्लियर विद अ लॉट ऑफ थिंग्स, ठीक है। उसके बाद जो आप सपोज 20 मिनट जो है इसके नोट्स पढ़ लो, ठीक है। आपको 20 मिनट भी नहीं लगेगा, अगर आपने 40 मिनट्स अच्छे से वीडियो देखा है, 10 to 15 मिनट्स मैक्स आप ये सारे नोट्स कवर कर लो, जिसमें सारी इमेजेस हैं, टेबल्स हैं, ठीक है। हर चीज बहुत ही सिंप्लीफाइड फॉर्म में एक्सप्लेन्ड है। ये आपने 1 घंटा दिया मॉर्निंग में। अब आप रात को सोने से पहले, जब आपको नींद नहीं आ रही हो, तो इधर उधर चिट चैट करने से अच्छा है आपको क्या करना है, रिकैप खोलना है, ठीक है। फॉर एवरी टॉपिक वी हैव अ रिकैप, तो वो रिकैप खोलो, अराउंड 10 मिनट का रिकैप है। फॉर पैथोलॉजी वीडियो यू विल फाइंड अ 10 मिनट रिकैप फॉर एवरी वीडियो। ये 10 मिनट रिकैप को दो, 20 मिनट एमसीक्यू कर लो, ठीक है। और जो बचा हुआ, कितना बचा है, आधा घंटा बचा है, इसमें आप रॉबिन्स पढ़ सकते हो, वो जो मैंने नोट्स बोले थे उसमें आप हैरिसन के पॉइंट इंक्लूड कर सकते हो। तो दिन में 2 घंटे, 41 डेज के लिए दिन में 2 घंटे, एंड पैथोलॉजी इज ओवर, ठीक है। कितना आसान है ना, रादर देन वेटिंग फॉर योर फाइनल ईयर। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, फाइनल ईयर में जाते हैं फिर ये सब्जेक्ट्स पढ़ने लगते हैं, वेस्ट ऑफ टाइम, नहीं हो पाता। तब आपके 9 सब्जेक्ट्स ही नहीं हो पा रहे हैं, तो ये 3 सब्जेक्ट्स को पढ़ना, फिर बच्चे बोलते हैं अरे बेसिक तो नहीं पढ़ने होते, नो, टाइम ही नहीं है बेसिक्स पढ़ने का, देन इट फील्स लाइक अ वेस्ट ऑफ टाइम। लेकिन अगर अभी आप ये टाइम को यूटिलाइज करते हो, 41 डेज के लिए रोज 2 घंटे देना, उसमें से भी जब भी टाइम हो, ठीक है, सोने से पहले कॉफी पीते हुए, जस्ट पुट प्लग इन योर ईयरफोन्स एंड लिसन टू दीज वीडियोस। 40 मिनट्स का वीडियो, 20 मिनट का नोट्स, रात को सोने से पहले रिकैप पढ़ लो उसी टॉपिक का, एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लो। एटलीस्ट फॉर पैथोलॉजी आई कैन टेल मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर क्लिनिकल बेस्ड, ठीक है। तो आप क्लिनिकल, आपको पूरा क्लियर हो जाता है कि एक पेशेंट आया है, उसका क्लिनिकल प्रेजेंटेशन क्या है, साथ में बहुत जगह पे रेडियोलॉजिकल इमेजेस भी मेंशन्ड है ना। सो द एंटायर पैकेज इज अ कोरिलेशन ऑफ ऑल द क्लिनिकल सब्जेक्ट्स एज वेल, ठीक है। तो मैं आई विल जस्ट प्ले वन वीडियो, ओके, आई विल जस्ट प्ले वन वीडियो वेयर आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन इन्फॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ अ स्टोरी, ठीक है। जैसे कि आप सोसाइटी में रहते हो, आपका सोसाइटी पे गेट है, ठीक है, तो वहां पे अगर कोई और बाहर से आता है, थीफ आता है, तो आपके सिक्योरिटी गार्ड है, ठीक है, वहां पे वो पुलिस के साथ कनेक्टेड रहता है, हो सकता है पुलिस को कॉल कर दे कि कोई थीफ आ गया है ना। तो आपकी हर एक चीज, योर एंटायर सोसाइटी, पीपल आर ट्राइंग टू प्रोटेक्ट यू। सिमिलर इज योर बॉडी, ठीक है, आपकी बॉडी में बहुत सारे मैकेनिज्म्स हैं इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम एनी इन्फेक्शियस एजेंट फ्रॉम द फॉरेन। And let me just play this video with a simple story that suppose you are living in a society and a thief comes to your society. So what will your watchman do? The watchman sitting at the security gate will call the police and the other watchman. So subsequently, he will open all the gates. He will open all the gates so that police and other watchmen can come to the security gate and fight against the thief.
This is the normal protective response you have in your society. Similarly, your body also has a protective mechanism. Right. So this is one of the story, and that's how I have tried to explain the things in a simplified form. With a simple story, that suppose you are living in a society. हाँ, अब आता है MCQs, ठीक है? So all that I told you, most of the questions, in fact, हाँ, almost all the questions are clinical based, ठीक है? तो आपको clinical based scenario में आपको PBF finding दिखेगी, clinical scenario दिखेगा, फिर आता है options, ठीक है? And then is the explanation. So most of the explanations are in the tabular form where all the options are explained. I told you hypersegmented neutrophil कैसा दिखता है? उसमें 6 lobes तो होने चाहिए, तो इसमें तो मुझे सीधा ही 6 lobes दिख गए. This is a hypersegmented neutrophil. Pelger hue anomaly, हाइपोसेगमेंटेड. चिड़िया की गैशी दिख रहे हैं, इतने मोटे मोटे ग्रेन्यूल्स तो मुझे दिखते ही नहीं है पीबीएफ में, इसमें दिख रहे हैं, दिख तो रहे हैं, बट ये सारे जो लाइसोसोमल एंजाइम्स है ये डिफेक्टिव है, प्रोटेक्ट नहीं कर पाते, इम्यूनिटी नहीं दे पाते, इसलिए इन्फेक्शन होता है. अब अगर एक पेशेंट में इन्फेक्शन होते हैं तो क्या हो रहा होगा, उसकी इम्यूनिटी खराब होगी ना. इम्यूनिटी क्यों खराब हो रही है? क्योंकि जो न्यूट्रोफिल्स आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं उसमें जो लाइसोसोमल एंजाइम्स होते हैं जो इन्फेक्शियस एजेंट को फाइट करते हैं वो एबनॉर्मल है, ठीक है. मोनोसाइट कैसा दिखता है? किडनी शेप का न्यूक्लियस दिख रहा है, किडनी शेप का न्यूक्लियस, साथ में वैक्यूल्स इन साइटोप्लाज्म, लार्ज साइज सेल, ठीक है. दिस इज अ मोनोसाइट. सिमिलरली अनदर क्वेश्चन, ठीक है. अब उसकी एक्सप्लेनेशन में सारी चीजें एक्सप्लेन्ड है देन विद द हेल्प ऑफ अ लॉट ऑफ निमोनिक्स, ठीक है. पी पैडर वेलाय होता है, पैटर्नल इम्प्रिंटिंग क्रोमोसोम की वजह से होता है, ठीक है. सो अ लॉट ऑफ निमोनिक्स आर देयर. अब जैसे कि हंटिंगटन है, ठीक है, दिस निमोनिक इज देयर इन माय लेक्चर. तो व्हेन यू हंट अ पेशेंट यू पुट इट इन अ केज, तो कौन से रिपीट दिखेंगे? CAG. When you hunt a patient, then you put the, sorry, when you hunt an animal, you put it in a cage. So CAG repeats are the most common trinucleotide repeat mutations in Huntington disease. Myotonic में TCTG repeats, right? Then one mnemonic in my lecture, I remember, Frederick ataxia. Take while frying food, you sing a song. What do you call singing in Hindi? Ga. So a person is singing ga while frying the food. So Frederick's ataxia due to GA repeats. Then again, mitochondrial inheritance का mnemonic है KLMNOP, right? So a lot of mnemonics have been incorporated in order to make learning easier. Second year में अगर mnemonic बनाते हो, then it's very useful. Rather than internship में बैठ के mnemonic बनाओ, and then you won't be able to revise, and then you won't be able to remember. राइट. तो नोट्स में मैंने बताया कि मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर इन टैबुलर फॉर्म, ठीक है. सारे जैसे ये चारों टाइप के कार्सिनोमा है, ठीक है, चारों टाइप के कार्सिनोमा को टैबुलर फॉर्म में एक्सप्लेन किया गया है. फिर IHC मार्कर्स जो सबसे ज्यादा पूछते हैं, एडिनो के कौन से हैं, स्मॉल सेल कार्सिनोमा के कौन से हैं, ठीक है. देन माइक्रोस्कोपी इज इन्वॉल्व इंक्लूडेड इन द टेबल इटसेल्फ, ठीक है. सारी माइक्रोस्कोपी एक्सप्लेन्ड है. अगर केराटिन पल्स दिख रहे हैं तो SCC है, मेलिग्नेंट ग्लैंड्स दिख रहे हैं तो एडिनो कार्सिनोमा है. ये छोटे छोटे दिख रहे हैं, मोल्डिंग. मोल्डिंग किसको बोलते हैं? देखो, एक दूसरे के साथ न्यूक्लियर मोल्ड हो जा रहे हैं, है ना. मोल्डिंग ऑफ न्यूक्लियर दिख रहा है. It's a small cell carcinoma. Right, so this is an example how notes have been incorporated in the tabular form. Then in all my notes at the bottom of every topic clinicopath integration is given, ठीक है. तो क्या मैकेनिज्म है, मैंने बताया मैकेनिज्म अगर समझोगे तो ही फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट समझोगे. COX-1 इन्वॉल्व है तो मैं उसके इनहिबिटर्स दे दूंगी, ठीक है. So this is clinicopath integration is involved at the bottom of every topic notes. Right, तो color coding, what do you mean by color coding? येलो हमने यूज किया है फॉर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मतलब जो क्वेश्चन आ चुके हैं, whereas जो हमने ब्लू किसके लिए यूज किया, विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. तो रादर देन गोइंग थ्रू द एंटायर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगेन, अगर आप नोट्स भी पढ़ रहे हो तो आपको पता चल जाएगा कि ये येलो वाले मैं पहले पढ़ लेता हूँ बिकॉज दीज हैव बीन आस्क्ड, राइट. और सेकंड मेरी प्रेफरेंस रहेगी ब्लू कलर की बिकॉज दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. एंड व्हाई डू वी से इट्स वेरी इंपॉर्टेंट? बिकॉज विद एक्सपीरियंस वी हैव enabled ourselves to understand that what has a higher probability to be asked in the next exam. Right, so a lot of images have been used, ठीक है. CD31 होता है ना आपका marker for vascular tumors, so a lot of images have been used in order to help you understand the subject as a whole.